हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विथ होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6 से 10 फरवरी 2024 के क्रम पर छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। तो अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो इन करंट अफेयर्स की वीडियो को पूरा देखिएगा। ये जो करंट अफेयर्स की वीडियो है आप सभी के लिए, आप सभी की प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल कैरी ऑन स्टडी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको आसानी से अवेलेबल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में असम में 11,600 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किसने किया है? तो याद रखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी को गुवाहाटी के खानापारा में पशु चिकित्सा महाविद्यालय के खेल के मैदान में आयोजित एक समारोह में राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से इस वित्त पोषित कई बुनियादी ढांचा पहलों का अनावरण किया है। ठीक है, याद रखेंगे इस उल्लेखनीय परियोजनाओं में कामाख्या मंदिर गलियारा, ठीक है, 498 करोड़ रुपए, गुवाहाटी में नए हवाई अड्डे के टर्मिनल को जोड़ने वाली 6 लेन वाली सड़क जो कि 358 करोड़ रुपए, और नेहरू स्टेडियम को फीफा मानकों के अनुसार अपग्रेड करना, ये 831 करोड़ रुपए, और चंद्रपुर में एक नया खेल परिसर जो कि 300 करोड़ रुपए की भी परियोजना इसमें शामिल है। ठीक है, और याद रखेंगे कि साथ ही उन्होंने असोम माला सड़कों के दूसरे चरण का भी शुभारंभ किया है। ठीक है, ये असम से है, ये भी असम की ही परियोजना है। असोम माला सड़कों के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। ठीक है, तो इतनी परियोजना जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसका उद्घाटन किया है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका पूछा गया प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राजिम मांगी पुन्नी मेला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ राजिम माघी पुन्नी मेला का नाम बदलकर जो है छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला या कुंभ कल्प, छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ कल्प कर दिया गया है, जो कि पहले भी यही नाम था। ठीक है, तो कांग्रेस सरकार ने इसका नाम बदलकर राजिम माघी पुन्नी मेला कर दिया था। अब इसका नाम विष्णुदेव साय सरकार ने जो है फिर से छत्तीसगढ़ राजिम कुंभ मेला कर दिया है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। विधानसभा में 9 फरवरी को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राजिम मांगी पुन्नी मेला का नाम बदलकर फिर से राजिम कुंभ कल्प किया जा रहा है। इसके लिए छत्तीसगढ़ राजिम मांगी पुन्नी मेला संशोधन विधेयक 2024 के प्रारूप का अनुमोदन किया गया है। ठीक है, राजिम कुंभ कल्प 24 फरवरी से और 8 मार्च 2024 तक आयोजित किया जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संस्थान द्वारा कृषि एवं पर्यावरण स्थिरता पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन 28 फरवरी से आयोजित किया जा रहा है? ठीक है, तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय जैविक स्ट्रेस प्रबंधन संस्थान, ठीक है, इसके द्वारा जो है 28 और 29 फरवरी को जो है कृषि और पर्यावरण स्थिरता पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। कृषि और पर्यावरण स्थिरता के लिए जैविक और अजैविक तनावों को कम करने के लिए नई रणनीतियां इसका विषय है। ठीक है, और इस विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन 28 और 29 फरवरी को बरौंडा स्थित ICAR कैंपस में किया जा रहा है, रायपुर में। ठीक है, और याद रखिएगा यह सम्मेलन ICAR बारामती महाराष्ट्र एवं अमिटी यूनिवर्सिटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य के किस जनजाति परिवारों में परिजन के मौत के बाद वह अपना घर तोड़ देते हैं? तो ये जो है ये जो रस्म है ये पहाड़ी कोरवा जनजाति द्वारा की जाती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में विस्तार बात करेंगे हम। रायगढ़ समेत राज्य के अन्य हिस्सों में पाई जाने वाली पहाड़ी कोरवा जनजातियों के परिवार में किसी की भी जो मृत्यु होती है परिजन की, उनके मृत्यु हो जाने पर वह उसका अंतिम संस्कार करने के बाद घर को छोड़ देते हैं या तोड़ देते हैं। ठीक है, जिसमें उनके परिजन की मृत्यु होती है उस घर को छोड़ देते हैं। ठीक है, इनके घर जो है मिट्टी के बने होते हैं और पुराने घर के समीप ही बनाए जाते हैं नए घर। ठीक है, मौत के बाद पुराने घर को अपशकुन माना जाता है, इसलिए उस पुराने घर को तोड़ दिया जाता है। ठीक है, ये जो है प्रकृति से मिले सीमित संसाधनों में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं आज भी। पहले भी इनका यही जो है जीवन यापन रहा है तरीका, और अभी भी इनका यही जीवन इसी तरह अपना जीवन जो है व्यतीत करते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है, देश का पहला सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज प्रदेश में किस जिले में स्थापित किया गया है? तो ये जो है राजनांदगांव जिले में जो है स्थापित किया गया है। ठीक है, विस्तार में बात करेंगे इसके बारे में। सौर ऊर्जा का यह उत्कृष्ट मॉडल राजनांदगांव जिले में डूंगरगढ़ रोड पर पहाड़ी क्षेत्र में स्थापित किया गया है। इससे रात्रि में भी बिजली प्रदाय की जाएगी। इससे प्रतिदिन 5 लाख यूनिट से अधिक बिजली उत्पादन होगा और लगभग 4.5 लाख मीट्रिक टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी और हरित ऊर्जा को जो है इससे प्रोत्साहन मिलेगा। ठीक है, सोलर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एवं छत्तीसगढ़ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी द्वारा 1 फरवरी को इस संयंत्र का स्थापना कार्य पूर्ण कर कार्यशील प्रारंभ कर दिया गया है। ठीक है, इसे कार्यशील कर दिया गया है, कार्य प्रारंभ कर दिया गया है यहाँ 1 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सरकार ने किसानों की किस योजना के लिए 12,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया है? तो ये जो है कृषक उन्नति योजना, इसके लिए जो है 12,000 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया है। आप सभी को पता होगा कि छत्तीसगढ़ का बजट 9 फरवरी को आया है। विस्तार में बात करेंगे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में तृतीय अनुपूरक अनुमान प्रस्तुत किया था, जिसे सदन में चर्चा के बाद पारित कर दिया गया है। 13,487 करोड़ रुपए का तृतीय अनुपूरक बजट ध्वनि मत से पारित हुआ है। जनमन योजना के तहत हमारे विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के लोगों की कनेक्टिविटी के लिए 200 करोड़ और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका के लिए 195 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, इसके अंतर्गत जो है निम्न योजनाओं के लिए जो प्रावधान है इसके बारे में बात कर लेते हैं। रामलला दर्शन योजना के लिए जो है 15 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ठीक है, बिजली बिल हाफ योजना के लिए 32 करोड़ 32 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है और आयुष्मान भारत जन आरोग्य प्रधानमंत्री योजना के लिए 350 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सिम्स में आवश्यक निर्माण कार्य हेतु जो है 15 करोड़ रुपए का प्रावधान है और लाइब्रेरी सह रीडिंग जोन निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए का प्रावधान है और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 38 करोड़ रुपए का प्रावधान है। ठीक है, तो इन प्रावधानों को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर प्रश्न है आपका, हाल ही में किसके द्वारा एडिसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो याद रखिएगा ये कार्यक्रम जो है केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, नाम याद रख लेंगे कार्यक्रम का, एडिसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम। विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। एडिसिल विद्यांजलि छात्रवृत्ति कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है तथा इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और उच्च शिक्षा संस्थानों तक पहुंच के अवसरों में क्रांति लाना है। ठीक है, यह नवोदय विद्यालय के उन छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जिनके पास साधनों की कमी है और कार्यक्रम के दौरान विद्यांजलि फिनटेक प्लेटफॉर्म या पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसकी आधारशिला जो है हैदराबाद में रखी गई है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने 6 फरवरी को हैदराबाद के सालारजंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की नींव रखी है। ठीक है, और इसमें विभिन्न भाषा और कालखंडों के लगभग 1 लाख प्राचीन शिलालेख रखे जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 2023 में इन शिलालेखों के डिजिटलीकरण के साथ भारत साझा शिलालेख भंडार या भारत श्री जिसका नाम है, इसकी स्थापना की घोषणा की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा देश की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा विकसित की गई है? तो ये जो है आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित की गई है। ठीक है, विस्तार पर बात करेंगे। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने भारत की पहली हाइपर वेलोसिटी विस्तार सुरंग परीक्षण सुविधा सफलतापूर्वक स्थापित की है। यह 3 से 10 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच उड़ान गति उत्पन्न करके वायुमंडलीय प्रवेश के दौरान देखी गई हाइपरसोनिक परिस्थितियों का अनुकरण कर सकती है और ये जो है S2 सुविधा 24 मीटर लंबी है। इसे 3 वर्षों में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था तथा इसे आमतौर पर जिगर ठंडा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं के लिए रियायती दरों पर कौन से चावल का ब्रांड लॉन्च किया गया है? तो इस चावल के ब्रांड का नाम है भारत चावल। ठीक है,
याद रखिएगा, भारत चावल जो है लॉन्च किया गया है। विस्तार पर बात करेंगे। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा उपभोक्ताओं को रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के लिए 6 फरवरी को भारत चावल ब्रांड लॉन्च किया गया है। सरकार सस्ती कीमतों पर राशन उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। यह चावल 5 किलो और 10 किलो के पैक में 29 रुपए प्रति किलो की रियायती दर पर उपलब्ध होगा। ठीक है। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों की मुफ्त अनाज 81 करोड़ लोगों को जो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है और इस योजना को सरकार ने अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में सतत विकास शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो ये जो उद्घाटन है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा किया गया है। ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। शिखर सम्मेलन का आयोजन 7 से 9 फरवरी तक द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट यानी कि टेरी द्वारा किया जा रहा है। गुयाना के प्रधानमंत्री मार्क फिलिप्स और केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु एवं परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में इसका उद्घाटन हुआ है और यह टेरी के वार्षिक शिखर सम्मेलन का 23वां संस्करण है तथा इसका विषय सतत विकास और जलवायु न्याय के लिए नेतृत्व इसका विषय है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 800 मेगावाट का दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट स्वीकृत किया गया है? तो ये जो है आपका हरियाणा राज्य सरकार द्वारा जो है दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट स्वीकृत किया गया है। ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे इसके बारे में। हरियाणा के यमुनानगर में 800 मेगावाट की क्षमता वाले दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट पर जल्दी काम शुरू होगा। इसकी मंजूरी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने चंडीगढ़ में हाई पावर वर्क्स परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी है। ठीक है। सरकार ने 6,900 करोड़ रुपए की लागत से इस नए प्लांट के निर्माण के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को टेंडर दिया है जिसे वह 57 महीने में पूरा करेगा। ठीक है। इसमें पूर्व स्थापित इकाइयों की तुलना में 8% अधिक क्षमता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका। हाल ही में मीडिया और साहित्य जगत की किस प्रसिद्ध हस्ती का 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो इनका नाम है फारूक नाज़की। ठीक है। ये मीडिया पत्रकार हैं और इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया है। विस्तार पर बात करेंगे। फारूक नाज़की अनुभवी पत्रकार और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता थे। ठीक है। उन्हें जो है उनके उल्लेखनीय कविता संग्रह नार यूतुन कंजल वानास के लिए 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्होंने 2 मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के मीडिया सलाहकार के रूप में भी कार्य किया है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका। हाल ही में कौन सा राज्य समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बना है? तो याद रखेंगे उत्तराखंड राज्य सरकार जो है पहला राज्य बन गया समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला। ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 विधानसभा से पारित हो गया है। यह विवाह और तलाक, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप व इससे संबंधित मामलों से संबंधित कानूनों को नियंत्रित और विनियमित करेगा। अब राज्य में सभी के लिए समान कानून होगा चाहे उनका धर्म जो भी हो और यह राज्य की अनुसूचित जनजातियों पर लागू नहीं होगा। ठीक है। अगला प्रश्न आपका। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में सुरक्षित इंटरनेट दिवस 2024 का मनाया गया है? तो ये जो है 6 फरवरी को मनाया गया इस साल। ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे सेफर इंटरनेट डे के बारे में। सुरक्षित इंटरनेट दिवस पहली बार 2004 में यूरोपीय संघ द्वारा वित्त पोषित सेफ बॉर्डर्स परियोजना की एक पहल के रूप में मनाया गया था। इस साल इसकी थीम है एक साथ बेहतर इंटरनेट के लिए और इसका उद्देश्य है सभी लोगों को मिलकर इंटरनेट को सुरक्षित बनाना। ठीक है। और इसके लिए महिलाओं के लिए जो है हेल्पलाइन नंबर 1930 जो है प्रदान की गई है और साथ ही SOS ऐप की सुविधा भी प्रदान की गई है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में अहमद अवध बिन मुबारक कहाँ के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये जो है यमन के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं अहमद अवध बिन मुबारक। ठीक है। विस्तार पर बात करेंगे। अहमद अवध बिन मुबारक ने माइन अब्दुल मलिक सईद की जगह ली है जो अब राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद के अध्यक्ष के सलाहकार की भूमिका निभाएंगे। ठीक है। अहमद अवध बिन मुबारक को 2018 में संयुक्त राष्ट्र में यमन के प्रतिनिधि के रूप में भी नामित किया गया था। उन्होंने 2020 से विदेश मंत्री के रूप में कार्य किया है।
यमन दूसरा सबसे बड़ा अरब संप्रभु देश है तथा अरब प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है और इसकी राजधानी सना है और इसका जो करेंसी है यमनी रियाल है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में पहली बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का शुभारंभ नई दिल्ली में किसने किया है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है और साथ ही मैं बताना चाहूंगी कि हमारे एकेडमी में भी क्लासेस अवेलेबल हैं और न्यू बैचेस स्टार्ट होने वाली है पीएससी प्री और व्यापम के लिए खास तौर पर। तो अगर आप किसी भी क्लासेस के बारे में या अन्य जानकारी चाहते हैं तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफिस में। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।